नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे वो हमारा राजनीतिक विज्ञान था, पॉलिटिकल साइंस। उसमें अपन जो यूनिट थी नंबर 4 की बात कर रहे हैं। और इस यूनिट में अपना जो पहला पॉइंट है वो है नियोजन एवं विकास। इसको जहाँ तक हो सके अपन 2 भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे और लगभग नियोजन और विकास एक से ही शब्दों का क्या दिखाते हैं, अर्थ दिखा रहे हैं। आपने कभी ना कभी प्लानिंग नाम सुना होगा। प्लानिंग अपन एक योजना बनाते हैं, उस योजना के तहत हम कोई कार्य करते हैं। नियोजन का मतलब है किसी योजना के तहत अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। भाई अपन को कोई कार्य करना है तो अपन उसको सोच समझकर सही दिशा में जो कार्य करते हैं उसे योजना या फिर क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यानी सोच समझकर क्या करना। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है, नियोजन किसको कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? नियोजन का मतलब है सोच समझकर, सोच समझकर सही दिशा में किया गया प्रयास ही क्या है, नियोजन। कहने का मतलब यह है कि सोच समझकर सही दिशा में किया गया जो प्रयास है वो कार्य क्या है। कोई भी अपन कार्य करते हैं, उस कार्य को अपन क्या करते हैं, सोच समझकर करते हैं। और उस कार्य को जो करने का जो हमें उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर जिस प्रकार से जिन साधनों का उपयोग करते हुए कार्य करें हैं वो नियोजन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है। इस नियोजन के लिए आवश्यक तत्वों की भी आवश्यकता होती है कि क्या क्या आवश्यक तत्व हैं नियोजन के। तो नियोजन के पहली बात है, आप नियोजन करोगे इसके लिए कुछ आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, कुछ तत्व हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है कि यहाँ पर आवश्यक तत्व है स्पष्ट उद्देश्य हो। क्या हो? एक तो पहली बात है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट उद्देश्य हो। दूसरा पॉइंट बनता है प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य प्राप्ति के साधन और प्रयास क्या हो, व्यवस्थित हो। यानी कोई भी कार्य है, चाहे उद्देश्य हो चाहे प्रयास हो, वो व्यवस्थित सिस्टम हो, व्यवस्थित क्या हो, प्रयास हो। अपन जो कार्य कर रहे हैं वो कंटिन्यू अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात है समय अवधि निश्चित हो। समय आपका टाइम है, समय या अवधि क्या हो, निश्चित हो। ये भी ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, वो बनता है कि यहाँ पर अन्य बातें हैं उनका प्रभाव नहीं पड़े। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अन्य तत्वों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी अपन स्पष्ट उद्देश्य को निश्चित करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कंटिन्यू व्यवस्थित रूप से करें। और इसकी एक अवधि क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जैसे हमें कोई क्लास पास करनी है, कोई भी, उस क्लास के लिए अपन क्या करते हैं, निश्चित रूप से उद्देश्य स्पष्ट रखते हैं कि 12वीं क्लास है, उसे हमें अच्छे मार्क्स से पास करना है। उसके लिए अपन दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, शाम को लेट तक पढ़ते हैं, दिनचर्या सुव्यवस्थित रखते हैं, करते हैं। और एक निश्चित समय है कि हमें 12 महीने में एक क्लास पास हो जाती है। तो उसमें टाइम बाउंडेशन होता है कि हमें कितने कितने घंटे पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये भी अवधि है। और हमें 12 महीने में हमारी एग्ज़ाम होने के बाद कंप्लीट हो जाती है डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये नियोजन कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब नियोजन की अगर मैं परिभाषा दूं तो नियोजन संसाधनों का एक ऐसा संगठन, ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित
सामाजिक उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये कार्य दिखाई देता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बात है ये नियोजन है। अब नियोजन का इतिहास की मैं बात करूं तो सबसे पहले नियोजन की जो बात है, नियोजन की बात है वो सोवियत संघ से ली गई है। कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ का मतलब रूस से वो बात क्या की गई है, ली गई है। रूस से ये बात अपन को क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सबसे पहले नियोजन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नियोजन को स्वीकार करने की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी इसकी बात क्या की है, महसूस की है कि हमें क्या कार्य करना है। दूसरी, भारत में नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम, भारत में अगर मैं बात करूं कि भारत में किस तरह से इसका विकास हुआ है, तो भारत में विकास की बात करूं तो भारत की बात करूं तो सबसे पहले 1934 में इसके विकास के लिए सर्वप्रथम M.N. वेस्वेरिया ने किया था। M.N. वेस्वेरिया ने किया था। क्या किया था, एक पुस्तक लिखी उन्होंने, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसमें किया, प्लांट फॉर इकोनॉमी पुस्तक में उन्होंने किया। और सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी प्यारे विद्यार्थियों। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की, यानी 1938 में S.C. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए प्रयास किया। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसी क्रम में 1944 में एक योजना आई। 1944 में बम्बई योजना या बॉम्बे योजना, बम्बई योजना को नाम से जाना जाता है। इस योजना में 8 उद्योगपति थे। इन उद्योगपतियों ने इसका क्या किया है, कार्य किया है। इन 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई, श्री मन्ना नारायण और ज्ञानदिवादी योजना, M.N. रॉय की जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना का सफलतक ये प्रयास रही है। स्वतंत्रता पश्चात 1950 में सरकार द्वारा गैर संवैधानिक निकायों के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया। यानी स्वतंत्र भारत में जो योजना आयोग बना, योजना आयोग जो है 1950 में गठित किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसका वहाँ पर कोई उल्लेख नहीं था। गैर संवैधानिक संस्था बनाई गई 1950 में। इसका अध्यक्ष पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, योजना आयोग का मोस्टली पर्सन ये बनता है। तो इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, उस समय का प्रधानमंत्री होता है। तो पहली बार योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल J.L. नेहरू थे प्यारे विद्यार्थियों। फिर इसका नाम परिवर्तित करके, योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके इसका वर्तमान में जो नाम है वो 2015 में चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। नीति आयोग को भी पढ़ेंगे, इसका नाम अपन ने क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 से। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपन ने परिवर्तन किया। तो इस तरह से इसका अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, हमेशा कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नियोजन की बात की वो सोवियत संघ रूस ने की। भारत में 1934 में M.N. रॉय ने और सुभाष चंद्र बोस और बॉम्बे योजना के तहत इसको क्या किया गया, लागू किया गया। इसका वर्तमान में जो नाम है नीति आयोग कर दिया, क्योंकि इसे गैर संवैधानिक है। इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। अब नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, भारत में नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण रहे हैं। तो नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण हैं, नियोजन की आवश्यकता के क्या कारणों से नियोजन की आवश्यकता पड़ी, हमें नियोजन की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये, भारत की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। पहली बात है जो भारत की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, इसके लिए ज़रूरी है भारत की कमज़ोर आर्थिक
स्थिति, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या भी रही है। बेरोजगारी की क्या रही है? समस्या। बेरोजगारी की भी समस्या रही है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरी बात यह है आर्थिक व सामाजिक असमानताएं। आर्थिक व सामाजिक असमानताएं ये भी रही हैं। चौथा जो पॉइंट बनता है, इन कारणों से पहले भारत में स्थिति कमजोर है प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक अपनी। दूसरे बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या अपार होने की वजह से बेरोजगारी भी क्या है भारत में अधिक दिखाई देती है। तीसरी है आर्थिक और सामाजिक जो असमानताएं हैं वो बड़ी मात्रा में विद्यमान है। भारत में समानता कम ही देखने को मिलती है। एक तरफ अमीर हैं, एक तरफ गरीब वर्ग हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। विभाजन से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो कुछ विभाजन की समस्याएं भी रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो एक पॉइंट बनता है विभाजन से की उत्पन्न समस्याएं। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमान वर्ग दो वर्गों में बंट गए और यहाँ पर बहुत सारे झगड़े हुए। हैदराबाद हुआ, एक आप आंध्र प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर विवाद हुआ, एक जूनागढ़ विवाद हुआ। ये बहुत भारी समस्या में हमें देखने को मिला कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से बहुत कटु अनुभूतियाँ भी महसूस की गई, उनका भी सामना भारत ने किया है। एक है औद्योगिकरण की आवश्यकता। भारत में औद्योगिकरण की क्या है? आवश्यकता। भारत में औद्योगिकरण की भी आवश्यकता रही है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारत में पहले से इतने उद्योग नहीं लगे हुए थे, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी जिनकी अपन बात करें। तो इसलिए भारत को अच्छा सा विकास करने के लिए ये चीज़ें की आवश्यकता ज़रूरी थी, क्योंकि औद्योगिकरण जरूरी था यहाँ पर होना। एक है पिछड़ापन व धीमा विकास। पिछड़ापन व धीमा विकास, ये भी प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पर पिछड़ापन था कि भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन की स्थिति हमें दिखाई देती है। एक है विकास की जो बात है वो भी धीमी थी। यहाँ पर एक बात करूँ, यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या, भारत में जनसंख्या भी अनकंट्रोल है। बढ़ती जनसंख्या यानी भारत में यहाँ पर जनसंख्या की जो मात्रा है वो भी अपार बढ़ती है। यहाँ पर जनसंख्या है वो कम नहीं है। भारत में जो जनसंख्या का दिनों दिन वृद्धि का कारण है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कारण है जो नियोजन की आवश्यकता के लिए भारत में आवश्यकता रही। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कतई कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि आप क्या करें कि जिससे आवश्यकता की पड़े यहाँ पर। तो इन पॉइंटों के आधार पर अपन देख सकते हैं कि नियोजन की किन आवश्यकताओं के कारण भारत में नियोजन की आवश्यकता रही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल ही जाती है कि किन कारणों से भारत में नियोजन की आवश्यकता रही प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने स्पष्ट किया है कि नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण हैं। नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण हैं, तो इन कारणों से हमें नियोजन की आवश्यकता रही। पहला है भारत की स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति कमजोर थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहने वाला जो भारत था उसको अंग्रेजों ने बहुत बड़ा शोषण किया था, जिससे स्थिति आर्थिक स्थिति भारत की कमजोर हो गई थी, नाजुक हो गई थी। एक है बेरोजगारी की समस्या, भारत में दिनों दिन बढ़ती गई, जनसंख्या अधिक थी और बेरोजगार के साधन कम थे। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां उस समय क्या थी? असमानता के रूप में विद्यमान थी। एक विभाजन से कुछ समस्याएं क्या हुई थी भारत में? बहुत सारी समस्याएं विभाजन के कार्यकाल के दौरान बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा था। एक है औद्योगिकरण की क्या रही थी आवश्यकता, क्योंकि भारत में पहले इतने उद्योग नहीं थे। भारत में लघु और कुटीर उद्योगों का अपार संसाधन था।
भारत में बड़े उद्योगों की मशीनीकरण की आवश्यकता थी और इस वजह से भारत में इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। एक कारण है पिछड़ापन और धीमा विकास। क्यों? क्योंकि जब फैक्ट्रियां और मशीनीकरण नहीं है तो आराम से यह है कि यहाँ पर विकास होने की कहीं संभावना आपको नजर नहीं आएगी। और एक जनसंख्या में अपार वृद्धि है। अशिक्षित भारत था क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जो ढांचा था वो भी इतना बेस्ट नहीं था, क्योंकि दिनों दिन हम शिक्षा नीति बनाते जा रहे हैं NEP, तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी क्या था, थोड़ा कमज़ोर था। इन वजह से अपन को ये देखने को मिलता है कि नियोजन की एक प्लानिंग की हमें क्या थी, आवश्यकता थी, और हम उस नियोजन के तहत हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करना चाहूँ नियोजन की, तो नियोजन के उद्देश्य क्या हैं वो भी अपन को देखने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको जितना हो सके उतना नोट डाउन करें कॉपी में, और इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को इतना टाइम नहीं लगेगा। जितने भी अपनी को क्लास हैं मैंने सारे वीडियो आपको दे दिए हैं और उनको आप अध्ययन अच्छे तरह से करें। इनकी PDF आपको मैंने उपलब्ध करा दी नोट्सों की, बाकायदा टाइपिंग हमारे नोट्स हैं, ठीक है, सराहनीय योग नोट्स हैं, आप देख पाएंगे। अब है नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, तो नियोजन के उद्देश्य हमें नजर आते हैं यहाँ पर। नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के क्या उद्देश्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये उद्देश्य भी आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट है नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, तो संसाधनों का समुचित उपयोग होगा। उद्देश्य से संसाधनों का समुचित, संसाधनों का समुचित, पहली बात जो संसाधन है उन संसाधनों का समुचित क्या होगा, उपयोग होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो संसाधन बने हुए हैं उनका उपयोग अच्छे होगा। एक है रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर होंगे। दूसरा पॉइंट है रोजगार के अधिक क्या होंगे, अवसर होंगे। जब आप क्या करोगे भाई, नियोजन का उद्देश्य क्या है, नियोजन का विकास करना है, और विकास के लिए क्या होंगे, रोजगार के जब विकास तभी होगा, रोजगार अधिक होगा, लोगों को अधिक साधन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उन्हें कहा जाएगा। तो उद्देश्य यह है कि ये चीज़ों संसाधनों का समुचित उपयोग हो नियोजन से, क्योंकि सही तरीके से की गई प्लानिंग हमेशा सफल होगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, इससे अधिक अवसर पैदा होंगे, उसके लिए प्रयास भी है। तीसरा है देश के नागरिकों में सोई प्रतिभा जागृत करना और कौशल को विकसित करना, यानी नागरिकों में क्या लाना है, नागरिकों में क्या लाना है, जागृति लाना, एवं जागृति लाने के साथ साथ क्या करेंगे, उनमें कौशल विकास करेंगे, कौशलों का क्या करना, विकास करना। यानी अधिक से अधिक क्या करेंगे अपन भाई, नागरिकों में एक तो जागृति लानी है और एक उसमें जो कौशल हैं, ठीक है, उन कौशलों को क्या करना है, अधिक जागृत रूप से लागू करना है, ये अपन को ध्यान रखना है। एक है सभी प्रांतों और क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, जो प्रांत हैं सभी प्रांतों का, सभी जो प्रांत हैं, प्रांत एवं क्षेत्रों का, सभी प्रांतों व क्षेत्रों का समुचित क्या करना, विकास करना। इन चीज़ों का अपन क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, विकास करेंगे। एक तो कुछ प्रांत हैं और एक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का हम क्या करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा विकास करना चाहते हैं। एक है व्यक्ति की आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इनकम होती है पर्सनल इनकम, एवं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में क्या करना, वृद्धि करना। यानी इन दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति की पर्सनल इनकम की बात करें या फिर क्या करें, राष्ट्रीय आय की बात करें, तो उसमें आराम से यहाँ पर क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। एक तो
व्यक्तिगत आय होती है कि व्यक्ति कितना है, और एक नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है, उन दोनों में क्या करना है, वृद्धि करना है। ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। एक सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना, ये भी इसी में है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक जो क्षेत्र है वो अच्छा डेवलपमेंट हो सके, सामाजिक उन्नति अधिक हो सके, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। एक है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता क्या करना, प्राप्त करना। ये भी इसी से संभव है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता अभी नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बने, यानी आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बन सके। क्यों? क्योंकि नियोजन के आधार पर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उसके लिए भी ये प्रयास सराहनीय होगा। नियोजन का उद्देश्य ये दिखाई देता है कि किस उद्देश्य को लेकर नियोजन किया जाता है। एक है गरीबी मिटाना, गरीबी व बेरोजगारी मिटाना, यानी कम से कम गरीबी और बेरोजगारी होनी चाहिए। इसके लिए भी नियोजन का उद्देश्य है कि कम से कम गरीबी मिट सके और बेरोजगारी को से भी हम निपट सकें, उसके लिए है। एक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता क्या करना, प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता भी क्या करनी है, आपको प्राप्त करनी है। तो आर्थिक स्थिति है वो भी बराबर रूप से देखे जाए तो स्थिर होनी चाहिए। एक है जन कल्याण के लिए योजना बनाना। किसके लिए? जन कल्याण हेतु क्या बनाना, जन कल्याण हेतु योजना बनाना। जन कल्याण हेतु क्या बनानी है, योजना बनानी है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों, आवश्यक हैं। ये इतने पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपके सामने हैं। नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है कि संसाधनों का एक तो समुचित क्या किया जाना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। उसके नियोजन क्यों आवश्यक है, हम नियोजन क्यों करें, तो सबसे पहले है संसाधनों का समुचित उपयोग है। हमारे पास जो संसाधन है वो बेहतरीन रूप से उपयोग में आ सके। दूसरा है रोजगार के अवसर हमें क्या मिल सके, अधिक मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नव रोजगार सर्जित हो सके। नागरिकों में जागृति और कौशल का क्या हो सके, विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। एक है सभी प्रांतों का समुचित और क्षेत्रों का विकास हो सके। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता क्या करना, प्राप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है, कम करना, उनको लगभग मिटाने की स्थिति है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और जन कल्याण के क्या करना, योजना बनाना। ये सारे कार्य हैं प्यारे विद्यार्थियों जो क्या हैं, नियोजन के क्या हैं, ये नियोजन के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को लेकर नियोजन किया जाता है। अब नियोजन के कुछ लक्षण भी होते हैं कि नियोजन के क्या क्या लक्षण हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो भी आपको ध्यान रखने। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नियोजन के क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। आर्थिक नियोजन के लक्षणों की मैं बात करना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन के लक्षण क्या हैं। ये 10 पॉइंट अपन ने बात की है, आपको PDF मिलेगी इन सभी की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे पॉइंट हैं वो आर्थिक, इसकी बात करें नियोजन को, ये उद्देश्य हमें है कि नियोजन क्यों किया जाता है। अब है कि आर्थिक नियोजन के लक्षण क्या हैं। आर्थिक जो नियोजन है उस आर्थिक नियोजन के क्या हैं, लक्षण क्या है। आर्थिक नियोजन के, आर्थिक नियोजन के लक्षण। आर्थिक नियोजन के लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण है वो ये है कि एक उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम क्या हो सके, उपयोग हो सके।
जो अपने पास संसाधन है उनका सकुशल और अच्छा उपयोग हो सके, उसके लिए नियोजन है। एक है औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि करना। औद्योगिकरण में जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि करना, क्रमबद्ध क्या करना, वृद्धि करना। इससे भी ये दिखाई देता है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा पॉइंट है कृषि और उत्पादन का समानांतर विकास होना। कृषि व उत्पादन का समानांतर क्या होना, विकास होना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स व संप्रेषण क्षेत्र में तीव्र वृद्धि करना। इलेक्ट्रॉनिक व संप्रेषण में तीव्र वृद्धि होना, लेकिन तीव्र गति से। ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। भाई इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र या संचार के क्षेत्र में अधिक वृद्धि हो सके। शासकीय कार्य और नौकरशाही में पारदर्शिता। नौकरशाही में क्या लाना, पारदर्शिता लाना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट बनता है, ये इसके लक्षण हैं। एक पॉइंट बनता है भौगोलिक क्षेत्र से वंचित क्षेत्र में निवेश, यानी क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना, दूर करना। क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना, दूर करना। यानी आप उन क्षेत्रों में विकास करो जहां पर क्या है, जो साधन है वो कम है, या जिन साधनों की क्या है यहाँ पर कमी है। तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। एक है शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण व प्रसार। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण व उसका क्या करना है, प्रसार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या हो सके, प्रसार हो सके। ये भी ध्यान रखना है। एक बात यह है बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग हो सके। बौद्धिक संपदा का क्या करना है, समुचित क्या करना है, उपयोग करना है। अधिक से अधिक उपयोग हो सके बौद्धिक संपदा का। भाई आपके अंदर जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो आपका ज्ञान है, उसको अच्छा सा क्या हो सके, विकास हो सके। एक है कौशल विकास पर ध्यान देना। किस पर, कौशल विकास पर क्या देना, ध्यान देना। अधिक से अधिक कौशल विकास होना चाहिए आपके रोजगार संसाधनों का। इन क्षेत्रों की क्या की गई है, बातें कही गई है। तो ये आपके लक्षण दिखाई देते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि एक तो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, औद्योगिकरण में वृद्धि हो सके, कृषि व उत्पादन का समानांतर विकास हो सके, इलेक्ट्रॉनिक व संप्रेषण में वृद्धि तीव्र गति से हो सके, नौकरशाही में पारदर्शिता आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रशासन वर्ग है। एक है क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना है, दूर करना है। जहाँ पिछड़े वर्ग हैं वहाँ पर ज़्यादा विकास करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रसार करना है। बौद्धिक संपदा का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। एक है कौशल पर क्या देना है, विशेष ध्यान देना है। ये सारी बातें क्या है यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आपको एक पॉइंट दिखता होगा, नियोजन का आर्थिक विकास से क्या संबंध है। भाई नियोजन एक है, नियोजन का संबंध किससे है, आर्थिक विकास से क्या संबंध है। भाई नियोजन का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, तो नियोजन का आर्थिक विकास से किस तरह से संबंध है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो नियोजन से आर्थिक संबंध किस प्रकार से है, ये अपन को देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर है आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र का क्या करना है, विकास करना। सबसे पहले हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं, चाहे वो नियोजन से हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उससे अपन का राष्ट्र का विकास है ना। क्योंकि इन दोनों से ही क्या हो सकता है, अपन का राष्ट्र का क्या करेंगे, विकास करना है। राष्ट्र का विकास किससे होगा, वो साधन या तरीके अपन को अपनाने हैं। सहभागी और उत्तरदायी प्रबंधन विकास की ये प्रथम सीढ़ी है जिससे अपन हो सकता है। और आर्थिक नियोजन और प्रशासन को सहभागी और उत्तरदायी बनाना। भाई आर्थिक प्रथम सीढ़ी नियोजन संसाधनों और प्रशासन में आपस में सहभागी हो सके। पई पणिकर व क्षीर सागर में विकास के लिए नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण में अभिवर्ती परिवर्तन और परिणाम प्रदाता सहभागिता कार्य के प्रति संप्रवादित होते हैं। ये भी ध्यान रखना है।
महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी ने, कि नियोजन का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है और संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देना है। गांधी ने कहा था कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए और संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा इसी अवधारणा को स्पष्ट करता है कि मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो इसी बात को क्या करता है, इंगित करता है। विकास के मायने लोगों के जीवन स्तर में उन्नति करने से है। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की हमारी रणनीति सफल नजर आ रही है। विकास के नियोजित प्रयासों में 1950 से 2015 तक योजना आयोग ने राष्ट्रीय केंद्रीय भूमिका निभाई और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के नियोजन के ही प्रयासों का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहा है। मैंने कहा कि वास्तव में योजना आयोग का नाम अपन ने नीति आयोग कर दिया, वो योजना आयोग की ही भूमिका निभा रहा है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नीति आयोग की चर्चा करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज समय का ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर्स को यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और बाकी जिन लोगों को वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो प्लीज़ आप स्कूल में संपर्क करें और कहें कि हमें राजनीतिक विज्ञान के जो ये पॉइंट्स हैं आर्ट्स के वो नहीं मिल पा रहे, तो आप उन बच्चों को कहेंगे, बताएंगे, तब पता चलेगा उनको। इसलिए आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि क्लासें हमारी चल रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहीं डरने वाले नहीं हैं कोविड-19 से। इस दौर को हम विजय होंगे और अच्छे नंबर से मार्क्स भी लाएंगे। कतई ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई चल रही है प्यारे विद्यार्थियों। स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखें इस चीज़ों का, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।